अस्थायी कर्मियों 22 के लिए जो फैसले आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक देख रहे हैं? इस फैसले में जितने टेम्प्रोरी कामगार थे उनके अस्थायीकरण के लिए प्रबंधन को ये आदेश दिया गया है कि आप एक योजना या कोई पैकेज या प्लान बनाकर अब तय करके दें यथाशीघ्र 3 महीने के अंदर। अब तक जो हो रहा था वो पिछले समझौते के आधार पर ही हो रहा था और यदि टेम्प्रोरी वर्कर्स का ये पूल खत्म हो जाए तो उसके बाद हर साल टेम्प्रोरी से परमानेंट करने का फिर नौबत ही नहीं आएगा। तो फिर जो 22 की परंपरा थी वो खत्म हो जाएगी। 22 का पूल स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो अस्थायी कामगार हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा बोनस मिल जाता है। इस प्रोडक्शन में बहुत सारा मेहनत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भी लगा हुआ है। कंपनी इस पर ध्यान दें और अपने लाभांश में एक शेयर उनके लिए भी रखें। ठेका वर्कर्स काम कर रहे हैं जितनी भी कंपनियों में, उनको हम लोग बोनस के दायरे में लाएं। ये प्रयास तो ऐसा है कि अब यदि जमशेदपुर को हम लोग देखें तो इस जांच के अभियान में हम लोग सभी तरह की फैक्ट्रियों को रखेंगे अपने दायरे में। स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब नॉन फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को भी हम लोग कवरेज में ले रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग श्रम विभाग में हैं और आपको पता ही है कि अभी जमशेदपुर की अगर हम बात करें कुल्हान की, तो यहाँ पर दुर्गा पूजा में ही बोनस को लेकर एक बड़ा फैसला आ जाता है और हर जगह उत्साह का माहौल रहता है। हर कंपनियों में एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या स्थायी लेबर, सबका बोनस का वार्ता होते रहता है। तो इसमें श्रम विभाग की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, इसलिए कि सबकी उम्मीदें जो मजदूर वर्ग है उनका श्रम विभाग की तरफ है। हमारे साथ देलची साहब है और इसके साथ एक और फैसला हुआ है जिस पर चर्चा आप सभी जान ही रहे हैं कि यहाँ से एक और आदेश पास हुआ है जो टाटा मोटर्स, आपको पता है यहाँ की बड़ी कंपनी है, 22 कर्मियों को अस्थायी करने को लेकर, जिससे यूनियन के स्तर से लेकर और कंपनी की तरफ से वार्ता भी चल रही है और मंथन चल रहा है। पहले हम उस पर थोड़ा सा सर से बयान लेंगे और इसके बाद हम आगे बोनस पर बात करेंगे। सर, जो अस्थायी कर्मियों 22 के लिए जो फैसले आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक देख रहे हैं? टाटा मोटर्स कंपनी के टेम्प्रोरी कामगारों के लिए माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के एक आदेश के आधार पर मेरे स्तर से सुनवाई की गई थी। जो कामगार थे श्री अफसर जावेद और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच, और उस केस में 3 महीने का समय निर्धारित था। वो 30 सितंबर को पूरा हो रहा था और सारी सुनवाई समाप्त करने के बाद 30 सितंबर को इस पर मैंने फैसला दिया है। इस फैसले में जितने टेम्प्रोरी कामगार थे उनके अस्थायीकरण के लिए प्रबंधन को ये आदेश दिया गया है कि आप एक योजना या कोई पैकेज या प्लान बनाकर अब तय करके दें यथाशीघ्र 3 महीने के अंदर मैक्सिमम, और उस प्लान के अनुसार फिर रेगुलराइजेशन का काम शुरू हो जाए। इसमें एक चीज़ है कि इसके पूर्व जितने रेगुलराइजेशन के प्लान तय हुए थे और जो काम हुआ था उसमें लेबर कमिश्नर झारखंड, लेबर कमिश्नर बिहार के स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ये काम हुआ था। तो उम्मीद है कि इस बार भी जो फैसला तय होगा, जो प्लान तय होगा, वह त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर ही आगे लागू होगा। क्योंकि त्रिपक्षीय समझौते से लागू होने का अर्थ ये होता है कि ये सभी कामगारों पर एक साथ लागू माना जाता है। तो उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। जो त्रिपक्षीय, जो अभी तक टाटा मोटर्स हर साल बोनस के समय लोगों को परमानेंट करती थी, 200, 300 जो भी संख्या होता था, वो पहले जो बिहार के समय जो कमिश्नर थे उनके और यूनियन और के द्वारा तय हुआ था, उसी वार्ता के अंतर्गत एक काम हो रहा था। हाँ, अब तक जो हो रहा था वो पिछले समझौते के आधार पर ही हो रहा था। और यदि टेम्प्रोरी वर्कर्स का ये पूल ख़त्म हो जाए, सारे लोग परमानेंट मान लिए जाएं और कर दिए जाएं, तो उसके बाद हर साल टेम्प्रोरी से परमानेंट करने का फिर नौबत ही नहीं आएगा। सारे लोग एक साथ परमानेंट मान लिए जाएंगे। तो फिर जो 22 की परंपरा थी वो खत्म हो जाएगी। 22 का पूल स्वतः समाप्त हो जाएगा इस काम के बाद। तो फिर मतलब अब कोई सन एम्प्लॉय से होता था टाटा मोटर्स की, पहले TMST बनता था, फिर 22 बनता था, फिर परमानेंट, तो वो प्रक्रिया
कंपनी को अपने प्लान या पैकेज में यही तय करना है, यही चीज़ तो तय करना है। और कंपनी को यह आदेश दिया गया है कि इस पर वो अपना सारा विचार करके इसको फाइनलाइज कर लें कि कैसा सेटअप रखेंगे, जो पहले से चल रहा था उसमें कैसे सुधार करेंगे और वर्कर के हित में एक बेहतर पैकेज लेके आएंगे ताकि ये समस्या फिर से न रहे। सर थोड़ा बोनस की तरफ हम चलते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया है कुल्हानपुरा, यहाँ अस्थाई कर्मियों के लिए तो यूनियन है और उन्हें बोनस उनके जो भी कंपनी का फ़ायदा होता है इसके हिसाब से मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर अभी आज के अगर हम बात करें तो अगर 1 लाख परमानेंट है तो 4 लाख जो है एक तरीके का बड़ा रेशियो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का है। उनके बोनस सही उचित अधिकार के हिसाब से मिले, उनको भी लाभ जो भी कंपनी का लाभ है उसके हिसाब से उन्हें मिले, वो नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या कोशिश रहेगी? इसलिए मेरे इस टर्म में हम लोगों का ये प्रयास है, ये सामूहिक प्रयास है कि जितने भी ठेका वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितनी भी कंपनियों में या फिर बाहर भी जो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग बोनस के दायरे में लाएं। और ये विडंबना मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य करने की चीज़ है कि जो अस्थाई कामगार हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा बोनस मिल जाता है। मैंने ये बात उठाई थी टाटा स्टील में भी कि इस प्रोडक्शन में बहुत सारा मेहनत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भी लगा हुआ है। कंपनी इस पर ध्यान दें और अपने लाभांश में एक शेयर उनके लिए भी रखें। ठीक है, ज़्यादा संख्या आज उन्हीं का। हाँ, और ये संख्या पूरे भारत में है और पूरे भारत के सभी शहरों के गांवों के सभी कंपनियों में ये स्थिति है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क ये आज की सच्चाई है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी जो अपना कोर वर्क है सरकार चलाने का, कानून बनाने का सरकार करती है और सरकार में भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित होते हैं। और आज के दिन सरकार भी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को, आउटसोर्स वर्कर्स को भी बोनस ग्रेजुइटी के दायरे में ला चुकी है, वहाँ भी दिया जा रहा है। तो ये प्रयास रहेगा इस बार कि हम लोग सघनता से जांच करेंगे, मेरी सारी टीम, और सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बोनस के दायरे में रखेंगे, ग्रेजुइटी के दायरे में लाएंगे। और हम लोग एक एक कंपनी से इसकी जांच करके रिपोर्ट ले रहे हैं और उसका डेटा संग्रह कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। मेरा यह है कि आप जो कह रहे हैं ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, लेकिन उन कंपनियों को आज इसलिए कि जैसी ठीक है जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो अपने यहाँ सब कुछ मेंटेन कर रही हैं, जिसको आप अच्छा डिजिटल सब कुछ हो रहा, पेमेंट उनका हो रहा, आप ईमानदारी से उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके यहाँ 400 लेबर हैं, 100 को दिखाते हैं, 300 को गायब कर देते हैं। उसके लिए कोई अभियान चलेगा? उसमें हम सब क्या सहयोग कर सकते हैं, किस स्तर पर, या लेबर है वो क्या आपके साथ सहयोग कर सकता है? नहीं, ये प्रयास तो ऐसा है कि अब यदि जमशेदपुर को हम लोग देखें तो इस जांच के अभियान में हम लोग सभी तरह की फैक्ट्रियों को रखेंगे अपने दायरे में। सभी तरह की फैक्ट्रियां, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब नॉन फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को भी हम लोग कवरेज में ले रहे हैं। और इसका आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस बार हम लोग जो इसका डेटा निकाल रहे हैं वो हम लोग अपने राज्य के समाधान पोर्टल में, श्रम विभाग के पोर्टल में भी इसको डाल रहे हैं और वहाँ भी सारा डेटा दिखेगा इस बार। पहले ऐसा नहीं हुआ था, इस बार हम लोग प्रयास किए हैं और उसको वहाँ डेटा वगैरह डेवलप किया गया है पोर्टल को। तो इस बार के बाद सारा डेटा आम जो लोग भी देख सकेंगे कि किस कंपनी में कितना ठेका वर्कर को बोनस दिया गया है, वो सारे लोगों का वहाँ दर्ज रहेगा आंकड़ा। तो चलिए, ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, लेकिन मेन भूमिका आपकी है, खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनकी है, कि अगर लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है या कंपनी हमारे साथ सही न्याय नहीं किया या हमारे हक का जो चीज़ें अटेंडेंस या इसलिए जैसे हमने कहा कि किसी कंपनी में बहुत सारा है कि मान लो 400 लोग वहाँ काम करते हैं लेकिन 100 लोग ही रजिस्टर्ड के रूप में दिखाए जाते हैं, बाकी लोगों को नहीं दिखाया जाता है। तो आप जब तक सूचना नहीं देंगे, अगर हो सकता है कि आप कैमरे के सामने नहीं, लेकिन लिखित तो आप सूचना दे ही सकते हैं, तभी इसलिए कि ये एजेंसी है या विभाग है या है, तभी वो काम कर पाएगा सही तरीके से। तो आपका भी इसमें फ़र्ज़ है। अगर कोई सवाल और भी है तो आप
ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो इसलिए कि ये जो पूरे कोल्हान है, ये मज़दूरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर सचमुच में पूरे देश और लाखों लोगों का रोज़गार मिलता है और सच्चाई है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, तो उनके हक की बात तभी होगी जब इसमें आप हमें सूचना दे पाएंगे। अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।